वन नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आयुर्वेद की सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं एक विषय पर, शाक वर्ग, जिसे आप थोड़े परिचित नहीं हैं। और आज हम इसके विषय में जानेंगे और इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए दीपक जी हमारे साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चलती है, तो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उसका हमें समाधान बताएंगे। तो दीपक जी, आपका पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं। शाक के बारे में बताइए, शाक क्या होता है और साग क्या होता है? पहले तो सबसे पहले मैं सत्यम जी का धन्यवाद करता हूं कि सत्यम जी अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जो हैं आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी जानकारी देते रहे हैं पिछले कुछ समय से। और ऐसी ऐसी जानकारी जो सामान्य रूप में व्यक्तियों को नहीं होती, जिस कारण से बीमारियों का आना होता है। तो सबसे पहले तो सत्यम जी का धन्यवाद है, और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इसको देखते हैं। और एक बात और कहूँगा कि आप इस बात को जो हम यहाँ पर करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं जो जानकारी, इसको आप अन्य लोगों के पास भी भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि ये जो है हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है और वह जान है। हम इसको जान करके अपने पास न रखें, अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिससे वो भी लाभान्वित और रोगों से बच सकें। तो पहला जो प्रश्न सत्यम जी आपने किया है वह किया है कि साग के बारे में बताइए। तो मैं, और इसमें इन्होंने पूछा है कि साग और साग, इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, तो ये देखिए, जो साग है वही शब्द है। साग जो है वह इसका बिगड़ा हुआ शब्द है। जैसे हम क्षेत्रीय भाषा में शब्द को थोड़ा तोड़ मोड़ के कुछ और शब्दों का अभिन्नता कर देते हैं, उस कारण से साग है। वैसे तो साग ही है। अब साग का अर्थ क्या है? साग है जो हमारे खाने के योग्य, जो शाकाहार है, जो सात्विक पदार्थ हमारे खाने के लिए प्रकृति हमें देती है, उसको शाक कहा जाता है। वह शाकाहार है, यानी कि जो आहार सात्विक हो वह शाकाहार है। और इसी में जो शाक है वह क्या है? जिसमें हम पत्तीदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं, वह शाक कहलाता है। उसमें बहुत सारी प्रकार की हम पत्तियां यूज़ करते हैं, जैसे सरसों की, मूली की, सलजम की, अन्य जितनी भी पत्तियां हैं वो सब शाक वर्ग में आती हैं। तो यही जो है साग है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया और कन्फ्यूजन भी दूर की हमारी कि साग और शाक क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप जान गए होंगे कि साग और साग क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा दीपक जी, क्या अन्य सब्जियां भी शाक वर्ग में आती हैं? हाँ, मैंने भी जैसे बताया कि साग जो है शाकाहार, यानी कि जो सात्विक प्रकृति की, जो प्रकृति ने हमें जो खाने के योग्य जो पदार्थ दिए हैं वो सभी साग में आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम जो पत्तीदार चीज़ें हैं उनको साग में गिनते हैं। तो अन्य जो सब्जियां हैं वो भी साग में आती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चिकित्सक लोग बोलते हैं, बोला जी आपके जो किसी व्यक्ति में आयरन की कमी होती है या रक्त की कमी होती है, कहते हैं कि बोले जी आप साग खाइए। तो साग का मतलब ये नहीं कि पत्तीदार जो सब्जी उन्हीं को खाए। साग के मतलब शाकाहार, जितनी भी जो चीज़ें हैं खाने जो योग्य, सब्जियां हैं, फल फूल हैं, उनको आप सभी को खाइए, वो सभी साग की श्रेणी में आते हैं। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ज़रूर इससे लाभ लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे दीपक जी रहेगा, शाक क्यों नहीं खाना चाहिए? और एक उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पत्तीदार शाकों में कौन सा खाने योग्य होता है? हाँ, पत्तीदार, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतभेद है लोगों के बीच में। आपने कहा कि पत्तीदार जो साग है उनमें कौन सा नहीं खाना चाहिए। जी। तो इसमें जो है अधिकांश सभी साग जो हैं वो खाने योग्य नहीं है। और खाने योग्य कौन सा है? जैसे बथुआ है, इसको आप कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मूली के पत्ते हैं, उनका साग आप कभी कभी प्रयोग कर सकते हो, उसको थोड़ा तेलीय बना करके, क्योंकि वह भारी होता है। यदि उसको तेल में होता है तो पचने में थोड़ा हल्का हो जाता है। और जैसे चौलाई है, उसका भी कभी प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे मुख्य रूप से तो आप जो बथुआ है उसी को ही खाना चाहिए, क्योंकि वह त्रिदोष नाशक होता है। और जो अन्य साग हैं उनमें जो है दोष को बढ़ाने वाले अधिकांश तत्व होते हैं।
और बहुत अच्छे से दोस्तों आपकी कन्फ्यूजन बहुत सारी दूर हो गई है। बड़े लोग बड़े चाव से शाकों को खाते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आपसे हमारा रहेगा, शाक क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, साग क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे दादा दादी या अन्य जो पूर्वज जितने भी हैं बुज़ुर्ग लोग, वो पहले से ही प्राचीन परंपरा हमारी रही है ये कि साग खाते रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद साग को खाने के लिए जो है वो आदेश नहीं करता, वो कहता है कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो उसको क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जो साग की जो पत्तियां होती हैं जिसको हम खाते हैं, उसके अंदर एक तत्व होता है, उसको बोलते हैं सेलुलोज, कास्टोज नाम का। तो वह इनके अंदर होता है, और वह जिस भी पदार्थ में होगा तो उसका कार्य यह होता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उस भोजन से 7 धातुओं का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुओं का निर्माण होता है। इसी से पूरा शरीर जो है पोषण लेता है। जब हम शाक को खाते हैं जो पत्तीदार हैं, तो उनसे क्या होता है, उसके अंदर जो काष्ठोज तत्व है वह शरीर के अंदर जाएगा। जैसे हम उसको खाया, पहले उसका रस बनाया, उसके बाद जब रक्त बनेगा तो रक्त बनने के बाद वो धीरे धीरे जो है आमाशय से नीचे जो है आंत्र में जाता है। और आंत्र में जो भी भोजन जाता है वह 4 से 5 घंटे उसमें रहना चाहिए। वहाँ उसकी अवशोषण क्रिया होती है, और अवशोषण क्रिया में वह उसके जो है जो पोषक तत्व हैं उनको निकालता रहता है। लेकिन जब शाक का हम सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, तो ये आंतों में जा कर के वहाँ ठहरता नहीं है। वो तुरंत ही अपने साथ जो अन्य खाए हुए जो हमारे पदार्थ हैं उनको भी लेकर सीधा मलाशय में नीचे जो 4 से 5 घंटे के बाद जाना चाहिए, वहाँ उसको लेकर पहुँच जाता है। और जिस कारण से वह जो अवशोषण क्रिया जो थी वह बिगड़ जाती है, और वात, पित्त, कफ वह भी कुपित हो जाते हैं, और जो 7 धातुओं का निर्माण होना होता है वह नहीं होता, जिस कारण से शरीर में पोषण की कमी आ जाती है और शरीर जो है रोग की तरफ चलने लगता है, और शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग हो सकता है। तो इस काष्ठोज तत्व के कारण से शाक को नहीं खाना चाहिए। और शाक के बारे में हमारे जो ऋषियों ने जो कहा है, शाक के जो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं बारे में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसके अवगुण क्या हैं। इसके अवगुण बताए हैं कि सभी प्रकार के शाकों में रोगों का निवास रहता है। बुद्धिमान को शाक का खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह हड्डियों का भेदन करने वाला, यानी कि यदि आप इसको लगातार खाएंगे तो ये आपकी हड्डी को धीरे धीरे काट के यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगा, आपका कैल्शियम खत्म हो जाएगा। नेत्र की रोशनी का नाश करने वाला, आपकी जो आंखों की जो नेत्र ज्योति है उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा। स्मृति का नाश करने वाला, जो हमारी याददाश्त है उसको ख़त्म करता है। बुद्धि का क्षय करता है, सोचने विचारने की क्षमता है उसमें जो है कमी आ जाती है। और आपका वर्ण, जो सुंदरता है रक्त की, उसको भी ख़त्म कर देता है। रक्त को जो है उसमें विषाक्त तत्व फैला देता है, उसको दूषित कर देता है। तो ये सारे अवगुण इसमें हैं। तो इसलिए जो ऋषियों ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति को शाक का खाना छोड़ देना चाहिए। सभी प्रकार के शाकों में रोगों का निवास रहता है। तो इतना हानिकारक इसमें तत्व हैं, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको अपने स्वास्थ्य अच्छा लगता है, जो अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जो है ये बालों को भी पकाता है जल्दी। यदि हम इसको लगातार खाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय जो आपके बाल जो है पकने लगेंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अंदर का जो पोषण शरीर को मिलना होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, वो सारे ये डिसबैलेंस कर देता है। तो इस कारण से शरीर के लिए ये विष का नाम इसको ऋषियों ने दिया है आयुर्वेद के, कि ये विषाक्त शरीर में पैदा करते हैं, विष की तरह कार्य करता है। तो इसको आप छोड़ दें। और हाँ, कभी खाने का मन हो तो आप जो है जो बथुए का साग है उसको कभी कभी खा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, एकदम साइंटिफिक बात आपको बताई दोस्तों। जैसा कि दीपक जी ने बताई, ज़रूर आपकी मन में शंकाएं दूर हुई होंगी, तो आप इसको फॉलो करेंगे। इसी विषय में हमारा एक क्वेश्चन हमारा अंतिम बचता है कि शेष शाक क्यों नहीं खाने चाहिए? हाँ, उसके लिए जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें जो है कास्टोज होता है और वो सारी प्रक्रिया होती है, ये सभी शाकों में करता है। अब मैंने बताया कि बथुआ ही क्यों खाना चाहिए, उसकी बात ये है कि सब में तो ये हो गया, कास्टोज बथुए के अंदर भी होता है, लेकिन अब बथुए के अंदर नेचुरल रूप में जो है मरकरी होती है, पारा होता है, और पारा किसी प्रकार के विष का नाश करता है, कैसे भी कृमि हो उसको ख़त्म करने में काम करता है।
उसके अंदर पारा होता है, फिर उसका अपना जो गुण है वो त्रिदोष नाशक है, वो तीनों दोष जो डिसबैलेंस होते हैं उनको कंट्रोल करके समावस्था में लेकर आता है। और वह जो नेत्र की रोशनी के लिए भी अच्छा है, और यदि किसी को पथरी है उसको भी ठीक करने में अच्छा है, पथरी को भी तोड़ता है, और बहुत सारी जो पोषण है उसके अंदर समाहित होते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने बथुए के साग को उत्तम माना है कि आप यदि खाना है तो बथुए का साग कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सागों में ऐसे तत्व और ऐसे गुण नहीं विद्यमान है, इसलिए उनका निषेध ऋषियों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक जी ने हमारे लगभग सभी प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया। और प्यारे दोस्तों, आपकी सभी शंकाएं समाधान आपके हुए होंगे और शंकाओं के समाधान आपके हो गए। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप साग के विषय में सारी कन्फ्यूज़न को मिटाकर आप उसका विशेष जो भी हमें ज़रूरत है उसी अनुसार खाएंगे, बाकी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह यहीं पर, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।